गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएससी सब्जेक्ट में हमारी ज्योग्राफी की जो बुक चल रही है, इसमें अपना हम थर्ड लेसन जो कि खनिज और शक्ति संसाधनों से संबंधित है, उसका अध्ययन हम कर रहे थे। और हमने अपने पिछले लेक्चर तक हमने खनिजों के वितरण से संबंधित जो कि हमने हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको 2 मैप बताए थे, जिसके अंदर आपने लोहे, तांबे और बॉक्साइट के वितरण का एक मैप और दूसरा हमने पढ़ा था खनिज तेल और कोयले के वितरण का मैप। उन मैप के माध्यम से हमने हमारे विश्व के अंदर जितने भी यूरोप, एशिया है, यूरोप है, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, उनके अंदर कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से खनिजों का वितरण है, उसको समझने का प्रयास किया था। ठीक है। साथ ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनिजों के उपयोग के बारे में। जो भी हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि खनिजों का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं। खनिजों हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको भी बताया। खनिजों का उपयोग आभूषण बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, बिजली के तार बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए कई प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। भवन निर्माण की बात करें तो, फर्नीचर की बात करें तो, हर जगह आप देखें तो खनिजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब जो खनिज जो कि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण संसाधन है, वो ऐसा अनवकरणीय संसाधन है जो बहुत जल्दी से इसका निर्माण नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बहुत खनिज संसाधन हैं वो हमारे शैलों में पाए जाते हैं, जो कि बहुत समय में जाकर बनते हैं। हजारों लाखों साल इसको बनने में जो पृथ्वी की जो धरती है उसके अंदर जाकर ये जमा होते रहते हैं, फिर इनका ताप से परिवर्तन होता रहता है। परिणाम स्वरूप ये जाकर खनिज पदार्थों में बदल जाते हैं, जिन्हें हम निष्कासित करके हमारे तो जितना इसका उपयोग किया जा रहा है, जिस स्पीड से प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जो इसके निर्माण की दर है, बनने की जो दर है वो और उपभोग की दर है, उसके बीच के अंदर असंतुलन पैदा हो रहा है। चीज़ें बनने में तो हजारों लाखों वर्ष लगते हैं और उसका उपयोग हम मिनटों में करके ख़त्म कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ज़रूरत है कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी हम खनिजों का संरक्षण करें। तो खनिजों का संरक्षण करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब हम खनिजों का निष्कर्षण करते हैं, जब खनन करते हैं, खनन प्रक्रिया जब करते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना मटेरियल हम विड्रॉ करते हैं उतना मटेरियल वास्तव में हम प्राप्त नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज होती है। तो सबसे पहले हमें हमारी तकनीकों में परिवर्तन करना होगा। जहाँ पर खनिज निष्कासित होते हैं, खनन किया जाता है, उन खनन प्रक्रिया में जो हमारी खनिजों की बर्बादी होती है, उस बर्बादी को सबसे पहले रोकना होगा। दूसरा काम है कि धातुओं का पुनर्चक्रण। कहते हैं ना कि एक तरीका है, पुनर्चक्रण करिए धातुओं का। जो चीज़ खराब हुई है उसे पुनः गलाकर फिर उसे बदल कर दूसरे रूप में हम उसको प्रयोग करेंगे, तो भी हम क्या करेंगे, इसका संरक्षण कर सकते हैं। और तीसरा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करें। हम क्या करते हैं, हर संसाधन जो कि हमारे को आराम देते हैं, सुख पहुंचाते हैं, तो हम उसका बेहिताशा प्रयोग करने लग जाते हैं। उससे उसके इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उसके बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है कि जब पैसा है, सब कुछ है, साधन है, तो हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए, पर हमें उसका अति उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि वह वस्तु समाप्त हो जाएगी और एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि हमें इसके बिना रहने की आदत डालनी होगी। तो 3 प्रकार मैंने आपको बताया। आपका एक चित्र भी पुस्तक में दिया गया है साइड के अंदर, जिसके अंदर लिखा है कि सबसे पहले कि उपयोग कम करें, दूसरा उसका पुनर्चक्रण करें और तीसरा पुनः प्रयोग करें। तो ये चक्र चलाते रहिए, सोचिए, विचारिए, तो हम डेफिनेटली खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा दूसरा संसाधन, जो इस पाठ का दूसरा पार्ट है, शक्ति संसाधनों के बारे में बताया गया है कि सनी की यहाँ बात की है। सनी की जो माँ हैं, उनकी ज़िंदगी की सुबह जब होती है, शुरुआत होती है रोज़ की मॉर्निंग की, तो वो सबसे पहले जाकर अपने वॉशरूम के अंदर गीज़र का बटन ऑन करती है। क्यों? क्योंकि नहाने के लिए सनी स्कूल जाएगा तो उसे गर्म पानी की आवश्यकता होगी। इसके बाद वो आती है तो कि भाई बच्चा आयरन करके अपनी स्कूल ड्रेस पहनेगा, तो बिजली का उपकरण काम में लेती है, प्रेस, और प्रेस करती है। इसके बाद में वो क्या करती है, जूसर ग्राइंडर जो होते हैं उनसे वो क्या करती है, संतरे का उसके पीने के लिए जूस निकालती है। फिर दूध गर्म करती है रसोई घर में पहुँच के। मतलब कहने का ये है कि आप देखेंगे कि हर क्षण हमारी ज़िंदगी
इन शक्ति संसाधनों पर ही आश्रित हुए। इनके बिना रहना आज हमें असंभव सा लगता है। पढ़ने के लिए, हवा खाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? बिजली की आवश्यकता है। भोजन पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, शक्ति संसाधनों की आवश्यकता है। अगर और हम यूज़ ही नहीं कर रहे, इनको बर्बाद भी करते हैं। जैसे सनी के बारे में लिखा कि वो जाता है कमरे का पंखे का स्विच ऑन करना ही भूल जाता है, ऑफ करना ही। तो जीवन में आरामदायकता जो है वो हमें इन शक्ति संसाधनों की बदौलत मिलती है, लेकिन इन पर हम इतने निर्भर हो गए हैं कि इनके बिना हम रह ही नहीं सकते। लेकिन जितनी मांग है उसके हिसाब से इनकी पूर्ति करना भी आसान काम नहीं है, संभव नहीं है। और यही कारण है कि दोनों के बीच में अंतर पैदा होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि इनके बारे में सोचने की, उनको संरक्षित करने की हमें आवश्यकता उत्पन्न होती जा रही है। ठीक है, आज हमारी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन ने हमें और भी ज़्यादा डिपेंडेबल बना दिया है इन शक्ति संसाधनों के ऊपर। शक्ति संसाधन या ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्योंकि इन शक्ति संसाधनों की हमें बहुत आवश्यकता होती है। हमारे उद्योगों को कह लीजिए, हमारी कृषि को कह लीजिए, हमारे परिवहन यातायात के संचार के साधनों को कह लीजिए, प्रतिरक्षा के लिए कह लीजिए। क्योंकि यातायात के संसाधनों को चलाने के लिए आपको पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है, तो कृषि करने के लिए भी आपको बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। उद्योगों को हमारे लोहा अयस्क की आवश्यकता होती है। संचार के संसाधनों को भी तांबे की, जस्ते की, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है इन सब, इवन प्रतिरक्षा करने के लिए भी आपको जितने भी हमारे शक्ति संसाधन हैं उनकी आवश्यकता होती है। ऊर्जा के जो संसाधन हैं, शक्ति संसाधन जो है हमारे, ये हमने दो भागों में विभाजित किए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। पहला है परंपरागत संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे परंपरागत संसाधनों को। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय तक प्राचीन काल से हम उपयोग में, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेते आ रहे हैं, सामान्य रूप से प्रयोग में लेके आ रहे हैं, उनको बोलते हैं हम पारंपरिक साधन। और कुछ होते हैं जो गैर पारंपरिक है, जिन्हें हम अब बना रहे हैं अपनी आवश्यकताओं, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही है हम उसको इन्वेंट करते जा रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आज अपने परंपरागत संसाधनों को। परंपरागत संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ईंधन और दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ईंधन क्या होता है? मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में बनाया है। ईंधन जिसका उपयोग हम पकाने के लिए या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऐसी जो होते हैं उनको हम ईंधन कहते हैं। 50% ऊर्जा इन ईंधन से ही हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उपयोग में ली जाने वाली 50% से अधिक ऊर्जा इस ईंधन से ही प्राप्त की जाती है। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या करती हैं महिलाएं? क्या करती हैं? पेड़ की लकड़ियाँ वगैरह काट के लेके आती हैं, उनको जलाकर क्या करती हैं? अपनी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करती हैं। ठीक है, आते हैं दूसरी पर, जिसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? देखिए कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, वनस्पति है, जीव जंतु जो मर जाते हैं, वो क्या होता है? सारे तो हम उठाकर फेंकते नहीं हैं, वो क्या करते हैं धीरे धीरे, और फेंकते भी हैं तो ले जाकर कहीं ना कहीं तो डंप करते हैं हम। वो डंप की भी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? हमारी पृथ्वी के धरातल के अंदर दबती चली जाती है, दबती जाती है। और धरती के अंदर तो आपको पता ही है दाब और ताप दोनों ही चीज़ है। धरती में जितना आप गहराई में जाते जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? ताप होता है, गर्मी होती है। और उस गर्मी से क्या करते हैं? एक प्रक्रिया होती है जिसको हम क्षय की प्रक्रिया बोलते हैं। वो जो प्रक्रिया है ये कहते हैं दाब और ताप के प्रभाव से ये क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है और जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन लाइक जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन है, ये सब जो ईंधन के प्रकार हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, हमारे प्राकृतिक गैस है, इन सब के भंडार जो हैं हमारे पूरे विश्व में बहुत सीमित मात्रा में हैं और असमान रूप से वितरित हैं। कुछ क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, कुछ में अधिक कम पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या की आबादी बढ़ती जा रही है, इनकी मांग में बढ़ोतरी हो रही है, इनका उपभोग है वो बढ़ता चला जा रहा है। और यही कारण है कि जितना उपभोग कर रहे हैं उससे कम इनके निर्माण की दर। मैंने आपको पहले भी बताया कि हज़ारों वर्ष लग जाते हैं ये दबकर और इसको जीवाश्म ईंधन में बदलने के लिए। इसीलिए
ये शीघ्र समाप्त होने वाले ऐसे संसाधन माने गए हैं, इसलिए इनका संरक्षण भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें प्रत्येक जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।